का सर्टिफिकेट जेल में मिला था। और जेल में वो क्यों थे? कितने दुख की बात है कि सन 62 में जिसलिए किशन पटनायक जेल में थे, आज आपके कृषक संगठन का डिमांड वैसे ही है। तो ये मरुभूमि की समस्या, ये सूखा की समस्या, ये जो आप लोग नारा लगाते थे कि हर जमीन को, खेत को पानी दो, ये खेत को पानी देने का सवाल, और तब तक किशन बाबू पार्लियामेंट में नहीं गए थे। लेकिन अभी तो लगातार लोकसभा विधानसभा एक साथ होता है। उस बार विधानसभा थोड़ा पहले हुआ था और गणनाथ प्रधान सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बन चुके थे। ये लोग घूमते थे, साइकिल से घूमते थे और ये सवाल उठाते थे सूखे का। नहर जहां बन भी गई थी, नहर से कैसे खेती करेंगे, इसका अभ्यास किसानों को तब नहीं हुआ कि नहर में से, कैनाल में से पानी कैसे लेंगे, तो नुकसान हो गया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि बीजू बाबू, चुनाव हो गया था असेंबली का, चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, वो जा रहे थे और कम से कम 3 जगह 4 जगह ये गणनाथ प्रधान, किशन पटनायक, इनके साथियों ने उनका घेराव किया। किस सवाल पे? ये सूखा के सवाल, मरुड़ी के सवाल पे, कि किसानों को बिना पानी के नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो बीजू बाबू को ये मजबूरी हुई, उन्होंने वहां कहा कि इस संबलपुर जिला के जो सूखा प्रभावित किसान हैं, उनका लगान माफ किया जाएगा। ये बीजू बाबू को कहना पड़ा, लेकिन ये लोग ऐसे चुप बैठने वाले नहीं थे। क्या पता नहीं करे, तो इंतजार किया और टाइम देने के बाद फिर सत्याग्रह किया। और उस सत्याग्रह में किशन पटनायक जेल में थे, नॉमिनेशन हुआ और जनता ने चुनाव जिताया, उनके जीतने का सर्टिफिकेट जेल में पहुंचाया। साथियों, इसका हम जिक्र जानबूझ करके करना चाहते हैं। जवाहरलाल जी के समय ये बड़े बड़े डैम को कहा जाता था कि ये आधुनिक तीर्थ है। भाखड़ा नंगल हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो ये पढ़ते कि भाई ये बड़ा बड़ा डैम, बड़ा बड़ा कारखाना, ये सब आधुनिक तीर्थ है। 75 साल, लगभग 70-75 तो हीराकुद डैम को भी हो गया होगा, हो गया है कि नहीं हुआ? हमको पता है कि किसानों को लाठी भी चली है उसके ऊपर जब डैम बन रहा था। आप लोग जानते हैं, अब नाम यहाँ जिक्र किया गया है, नवकृष्ण चौधरी तब चीफ मिनिस्टर थे। मेरी मौसी ने, यानी नव बाबू की बेटी ने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ, किसानों को के ऊपर लाठी क्यों चली? नवकृष्ण चौधरी रोने लगे। वो जमाना राजनीति का अब खत्म हो चुका है, लेकिन ये सच्चाई है कि वो जो आश्वासन दिया गया था किसानों को, ये खेती के लिए है, आज क्या हालत है? झारसुगड़ा तक पानी चला जाएगा उद्योग के लिए और पदमपुर के कोने में नहीं जाएगा। इस चुनाव तक ये बाई इलेक्शन में भी आश्वासन दिया कि नहीं दिया? बाई इलेक्शन में अभी 2022-2023 में शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। और कहते हो कि हम कृषि प्रधान देश है, अपने परिवार को नहीं, इस देश को खिलाने का काम किसान करता है, पूरा के पूरा किसान। आज जो संयुक्त किसान मोर्चा के यहाँ लोग आए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, दास साहब हैं, सुरेश पानीग्राही भाई हैं, ये लोग राष्ट्रीय संगठनों के यहाँ के राज्य के बड़े नेता हैं। ये लोग आपकी लड़ाई की बात पहुंचाएंगे। आपका जो 1 साल से चल रहा था आंदोलन, उस आंदोलन में जो डिमांड है, वो डिमांड ज्यादातर संयुक्त किसान मोर्चा की डिमांड में है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी गारंटी मिलना चाहिए। ये आपकी डिमांड है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की भी डिमांड है। उठा के देखे बिजली 3 यूनिट बिजली माफ होना चाहिए, ये आपकी डिमांड है, ये एसकेएम की भी डिमांड है। आप उठा के देख लीजिए। तो जब आप हम ये कहेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा के डिमांड को लेकर के कोई जिला कोई इलाका अगर 1 साल से बैठा हो तो इससे पूरे भारतवर्ष को सीख लेना होगा। आपके किसान संगठन के संघर्ष से पूरे देश को सीख लेना होगा कि लगातार ये स्थिति आ सकती है कि फिर से संघर्ष की ये नौबत आएगा। क्योंकि साथियों, कहने में संकोच नहीं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। अभी सड़क जरूर चौड़ी हो रही है, लेकिन किसान के खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है। इन दोनों का संबंध है। साफ साफ कहे, किशन जी हम लोगों को समझाते थे, इन दोनों का सीधा संबंध है। ये चौड़ी सड़क कारपोरेट के लिए बन रही है, इसमें आप चलिएगा तो पैसा लगता है, टोल टैक्स लगता है ना। 13 महीना किसान आंदोलन चला, पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों ने टोल टैक्स देना बंद कर दिया। लेकिन हम बताना चाहते हैं आपको, ये जो तथाकथित विकास है, भुवनेश्वर में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस न मिलने के पीछे कहीं न कहीं ये विकास के पीछे जो इतना खर्चा हो रहा है, तथाकथित विकास, आप उठा के देख लीजिए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, ये सुरेश भाई जैसे लोग भी कॉलेज में जब पढ़ते थे, हर साल जब बजट होता था, नंबर 1 एक्सपेंडिचर का हेड जो होता था वो डिफेंस होता था, रक्षा। लेकिन आज क्या है? आज रक्षा नहीं है, ध्यान दीजिए। आज है जो विदेशी कर्जा भारतवर्ष के ऊपर है, उस विदेशी कर्जे का जो किस्त है, उसका जो इंस्टॉलमेंट है, वो देने के लिए जो खर्चा होता है, वो भारत के बजट का नंबर 1 खर्चा है। हमको आपको किसानों की मांग पूरी नहीं होती है और विदेशी कर्जा लेकर के आप क्या करते हैं? क्या देश इतना ज्यादा पैदावार हो गया कि हम चौड़ी सड़क बना रहे? नहीं, ये विदेशी कर्जा से बन रहा है, ये महंगाई से बन रहा है। किशन पटनायक कहते थे कि महंगाई वो तरीका है जो गरीब से गरीब आदमी के जेब में से पैसा निकालने का तरीका है महंगाई। आप नमक का कीमत बढ़ा देंगे, गरीब से गरीब आदमी को खाना है, अमीर से अमीर आदमी को खाना है। अचानक एक नियम बदल दिया, पता चला करोड़ों रुपया टाटा के पास चला गया, कह दिया नियम बना दिया आयोडाइज होना चाहिए, ये ना हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा। प्रचार करते हैं उसका। पूरे देश में आयोडीन की कमी नहीं है, लेकिन नमक बनाने वाला किसान जो समुद्र के पानी में इतने में जाता है, पाँव सड़ जाता है, वो कहता है कि हम 50 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया किलो में देश भर में नमक बनाए भेजेंगे, और आप 16 रुपया किलो नमक किसके पास पैसा जा रहा है? किसान के पास? कभी नहीं। ये दाल बीच बीच में जो महंगी होती है, 200 रुपया किलो तक अरहर की दाल जाती है, किसान को पैसा नहीं मिलता। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। गौतम अडानी ने सारे के सारे बंदरगाह, क्या कहते हैं बंदरगाह कोरिया में, जो तो सी पोर्ट है, बंदर ही कहते हैं। हाँ, तो आप लोग समझेंगे, जैसे पारादीप है, ज्यादातर बंदरगाह को गौतम अडानी ने ले लिया।
अफ्रीका से दाल आती है। भारत में तो भाई सीलिंग है, अफ्रीका में सीलिंग नहीं है। भारत के पूंजीपति जा करके अफ्रीका में खेती करा के और दाल लेकर के आते हैं। वो दाल कहाँ होता है? गुजरात में गौतम अडानी के बंदर के जो गोदाम है से, वो गोदाम के अंदर दाल रखते हैं। वो इंटरनेशनल दाल का बिजनेस करने वाले कौन है? वो गुजरात के पटेल लोग हैं, गुजराती बिजनेसमैन है। वो एक साल तक लूटनेट करते हैं। जब कीमत 100 रुपया चढ़ जाता है तो जनता की जेब से निकलता है, किसान के पास नहीं जाता। अरहर का दाल जब 100 रुपया, 120 रुपया, 140 रुपया जाता है तो उसका पैसा अडानी के पास जाता है, किसान के पास नहीं जाता है। इन चीजों को समझना होगा, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और साथियों, कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। जब ये तीनों कानून आए और हम लोगों ने देखना शुरू किया तो देखा कि भाई ये कानून आए, उसका विरोध भी करेंगे, लेकिन पता चला कि इसमें से बहुत से कानून कांग्रेस के जमाने से ही तय कर दिया गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये FCI, देखिए हमने कहा ना, किसान केवल अपने परिवार के लिए नहीं पैदा करता। हमारे जैसे शहर में रहने वाले लोग जो खेती नहीं करते हैं वो भी तो खाते हैं, उनको खिलाने का काम किसान करता है। और आज जब नरेंद्र मोदी कहता है कि हम मुफ्त अनाज बांट रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारत में भारत सरकार क्या खेती करती है? बताइए, क्या सरकार खेती करती है? क्या सरकार खेती कराती है? नहीं कराती है। खेती करता है भारत का किसान, और किसान पैदा करता है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि नरेंद्र मोदी देता है। नरेंद्र मोदी तो उस फूड कॉर्पोरेशन को खत्म करने का षड्यंत्र कर रहा था। जिस फूड कॉर्पोरेशन आपसे सरकार लेगी, वो जाएगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, राशन की दुकान में, यही सिस्टम था। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खत्म हो जाए। गौतम अडानी ने पंजाब में बड़ा बड़ा स्टेनलेस स्टील का गोदाम बनाना शुरू कर दिया था। ये किसान आंदोलन, ऐतिहासिक किसान आंदोलन तब शुरू हुआ जब किसानों ने देखा स्टील का बना दिया। तो साथियों, इनका मंशा था FCI खत्म हो जाए और वो सारा चला जाए ये पूंजीपतियों के पास। और पूंजीपति का उद्देश्य होगा मुनाफा कमाना। पूंजी पर FCI भले लाश में रहे, लेकिन उसका एक ड्यूटी था। पूंजीपति जब वो करेगा तो उसका उद्देश्य होगा पैसा कमाना। कभी भी वो बिना पैसा के, बिना लाभ के नहीं करेगा। तो ये मंशा था भारत के किसानों ने। और मैं कहना चाहूंगा, उड़ीसा के, पश्चिम उड़ीसा कृषक समन्वय समिति के साथियों ने भी जब भी SKM ने आह्वान किया, सारे कार्यक्रम संबलपुर में, बरगढ़ में और यहाँ पर भी होते थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों का भी दिमाग साफ था। इसलिए हम लोग आए हैं आपको समर्थन देने, और आगे भी अगर आप लोग आह्वान करेंगे तो समर्थन देने केवल नहीं जाएंगे, हमारे जैसे लोग उड़ीसा की जेल में भी जाने के लिए तैयार है। यही कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।